गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ठंडी ठंडी सुबह में आज हम करेंगे एक बिल्कुल नया पार्ट। वो है कक्षा 10वीं का 5वां पार्ट, जो है समानता श्रेणीवाद। पुराने जमाने में यह पार्ट 11वीं क्लास में हुआ करता था, लेकिन अभी अभी ये 10वीं क्लास में आ गया है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसको पढ़कर आपको बहुत मजा आएगी। और इतने सरल प्रश्न है, इतने सरल प्रश्न है कि आप एक बार अगर देख लेंगे तो आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं आपके काम में आ सकती है और किन किन बातों का आपको ध्यान होना चाहिए, जिससे आपको प्रश्न हल करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। मैंने कुछ चीजें नोट करके रख ली है, जिससे हमारा लिखने में समय बर्बाद ना हो। तो हम देखेंगे परिभाषाएं क्या है। तो देखेंगे यह संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पिछले पद में निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे हम इसका उदाहरण अगर देखना चाहें तो हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि अगर पहला पद हमको 2 दे रखा है और हर एक पद के बीच का अंतर अगर हमको 3 दे रखा है, तो हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा अगला पद हो जाएगा 5। फिर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो अगला पद हो जाएगा 8। फिर 3 जोड़ेंगे तो अगला पद हो जाएगा हमारा 11। फिर 3 जोड़ेंगे अगला पद हो जाएगा 14। इस प्रकार एक निश्चित संख्या को किसी प्रथम पद में जोड़ने से लगातार संख्याएं अगर प्राप्त होती रहे, तो इन्हीं को हम बोलते हैं समांतर श्रेणियां। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत मजा आने वाली है प्रश्नावली पढ़कर आपको। और एकदम इस प्रश्नावली को पढ़ने के बाद आपको इस पार्ट का कोई टेंशन नहीं रहेगा। प्रथम पद जो होता है उसको श्रेणी का पहला पद बोलते हैं। जो हमको प्रश्न दिया रहेगा उसमें जो पहले नंबर पर संख्या दी रहेगी उसी को हम श्रेणी का पहला पद बोलेंगे। फिर होता है सारवंतर। तो सारवंतर किसको बोलते हैं? परिभाषा परिभाषा की जगह है, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न में समझाने का प्रयास करता हूँ कि सारवंतर क्या होता है। सारवंतर जो है वो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना है। कोई सी भी दूसरी संख्या, इसमें से हम इसको घटा लें, इसमें से हम इसको घटा लें, या ये दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा लें, हर बार आपको सेम नंबर प्राप्त होगा। 5 में से 2 गई 3, 8 में से 5 गई 3, 11 में से 8 गई 3, 14 में से 11 गई 3। ये 3 क्या है? ये 3 ही सारवंतर है। तो सारवंतर आपको जब भी याद करना हो तो पिछले पद में से अगले पद में से उसका पिछला पद घटा दो। जो आगे वाला पद है उसमें से पिछला वाला पद घटा दो, आपका सारवंतर आ जाएगा। परिभाषा भी यही बोलती है, किसी भी अगले पद में से पिछला पद घटाने पर प्राप्त होने वाली निश्चित संख्या को ही हम सारवंतर कहते हैं। जैसे हम ऊपर वाले प्रश्न में देखें तो 5 - 2 बराबर जो हमारा 3 आएगा वो ही सारवंतर है। उसके बाद समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो यहाँ दिया हुआ है। कभी कभी ये व्यापक रूप परीक्षा में पूछ लेते हैं। ए, ए धन डी, ए धन 2 डी, ए धन 3 डी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ इसी प्रश्न में। ए का मतलब हो गया 2। डी का मान हमारे पास 3 है, इसी को डी बोलते हैं। डी का मान हमारे पास 3 है, तो 2 में हम 3 जोड़ेंगे, अगला पद हमारा आ जाएगा 5। फिर हम क्या करेंगे? ए धन 2 डी। तो डी का मान हमारे पास है 3, 3 में हम 2 का गुना कर दें, 3 दूनी हो जाएगा 6। और उसमें हम पहला पद जोड़ दें 2, तो 6 और 2 हो जाएगा हमारा 8। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? डी का मान है हमारे पास 3, 3 में हम गुना करेंगे 3 का, 3 तिया हो जाएगा 9। उसमें जोड़ देंगे पहला पद, पहला पद है हमारा 2, तो 9 और 2 हो जाएगा 11। इस प्रकार ये श्रेणी बनाने का तरीका होता है कि ए, ए धन डी, ए धन 2 डी, ए धन 3 डी, ए धन 4 डी, ए धन 5 डी, ए धन एन डी। इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे। कुछ नोट लिख के रखे मैंने कि सारवंतर को डी से दर्शाते हैं। यह धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, या ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे प्रश्न में आएगा आपको समझ में आएगा। वो तो घटाने के बाद में कोई भी संख्या आपको प्राप्त हो सकती है, वो धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, या ऋणात्मक भी हो सकती है। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं और अंतिम पद को एल से दर्शाते हैं, तथा पदों की संख्या को एन से दर्शाते हैं। सभी स्मॉल लेटर हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम पद ए है, अंतिम पद, प्रथम पद ए, एबीसीडी का पहला अक्षर है तो ए है। अंतिम पद मतलब लास्ट, लास्ट का पहला अक्षर एल होता है, एल दे दिया। पदों की संख्या एन, नंबर बोलते हैं, तो एन जो है वो नंबर होगा हमारा, कितने पदों की संख्या दी हुई है। नंबर ऑफ पद कितने हैं, तो ये हो जाएगा एन। नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एन। एन से दर्शाते हैं। ए एन जहां भी लिखा हुआ रहेगा वो चाहा गया पद होता है। जैसे 5वां पद हमको ज्ञात करना है तो वहां लिखा रहेगा A5। इस प्रकार से हम पदों की संख्या, प्रथम पद, अंतिम पद, सभी की हम बात करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजें मैंने लिख के रखी है। हम देखेंगे इसमें अगर हमको एनवा पद ज्ञात करना हो तो हमको एक सूत्र पता होना चाहिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें ए पहला पद है, एन पदों की संख्या है, डी जो है वो सारवंतर है।
nवां पद ज्ञात करने का मतलब है जैसे हमको पांचवा पद ज्ञात करना, तो यहाँ लिखेंगे a5। उसके बाद बराबर a धन, पांचवा पद पता करना है तो लिखेंगे 5 - 1, और डी का मान प्रश्न में हमको दिया रहेगा। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। पदों का योग हमको ज्ञात करना है जब अंतिम पद न दिया गया हो। इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे इसको डिस्क्राइब कर देंगे। पदों का योग ज्ञात करना जब अंतिम पद दिया हुआ हो, तो इसमें भी आपको ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। जब योग वाले प्रश्न आएंगे इन दोनों सूत्रों को मैं समझा दूंगा। इसमें भी योग का ही है, तो जब योग वाले प्रश्न आएंगे आपको ये तीनों फार्मूले में बता दूंगा। आपको फार्मूला नोट करके रखना है, क्योंकि जब हम चैप्टर शुरू करें तो जो फार्मूले में बताता हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि फार्मूले में याद कभी नहीं करवाता, प्रश्न करते करते ही फार्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 5.1 शुरू करते हैं। पहला पद है, पहला जो प्रश्न है हमारा, प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब एक प्रश्न दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसके जो पहले 4 पद है, पहले वाले को छोड़कर आगे आने वाले 4 पद, 2 पद, 3 पद कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है। प्रथम पद तो हमको 10 दिया है। अब इसके बाद आने वाला जो पद है वो प्रश्न में पूछा गया पद रहेगा, तो हमारा जो प्रथम पद है वो क्या आ जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे ए धन डी। ए धन डी का मतलब 10 लिखेंगे और डी का मान भी 10 लिख देंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास 10 और 10 हो जाएगा 20। उसके बाद अगला जो पद रहेगा वो ए धन 2 डी रहेगा। इसका मतलब क्या, यहाँ तो लिखेंगे हम 10, अब डी के मान में 2 का गुणा कर लेंगे, तो 10 दूनी हो जाएगा हमारा 20। तो ये हो गया 20 और धन 10 कितना हो गया 30। इसी प्रकार हम तीसरा पद निकालेंगे तो ए धन हो जाएगा 3 डी। तो यहाँ लिखेंगे हम 10, और उसके बाद में हम लिखेंगे 3 का गुणा कर देंगे हम डी के मान में, तो 10 में 3 का गुणा करेंगे हो जाएगा 30। तो ये आ गया हमारा 40। उसके बाद में हम लिखेंगे ए धन 4 डी, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10, और 4 का गुणा हम डी के मान में करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो 40 और 10 हो गया हमारा 50। इस प्रकार हम इन पदों को लिख सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से भी इनको लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ए का मान 10 दे रखा है। अब आगे आपको ये जो डी का मान है इसको जोड़ते हुए बढ़ना है। पहली बार जोड़ेंगे 10 और 10 हो जाएगा 20, फिर 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 30, फिर 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 40, फिर 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 50। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रश्न 2 नंबर में आता है और इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस रहेंगे। इसलिए प्रश्नों को थोड़ा डिटेल में करने की आदत डालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई प्रश्न 2 नंबर में किसी साल आ जाता है और किसी साल वही प्रश्न 3 नंबर में आ जाता है। अब हम अगर केवल संख्या लिखेंगे तो हमको पूरे 3 नंबर न भी मिले, ऐसा हो सकता है। इसलिए हम प्रश्न को डिटेल में करें, 2 नंबर में आए तब भी इतना करके आए और 3 नंबर में आए तब भी इतना करके आए, तो उससे क्या होगा कि अगर हमको 2 नंबर का प्रश्न है तो पूरे 2 मिलेंगे, और 3 का है तो पूरे 3 मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, इसमें भी 4 पद ज्ञात कीजिए। 4 पद ज्ञात कीजिए। सरल प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं 2 प्रश्न आपको बता देता हूँ, आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर हो जाए। इसमें ए का जो मान दिया हुआ है वो ऋण 2 है, और जो डी का मान दिया हुआ है वो 0 है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में मेरे हिसाब से तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या है, सरल प्रश्नों में गलती हो जाती है, इसलिए ऐसा पूछ भी लेते हैं। तो हम देखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद हम लिखेंगे तो हम देखेंगे कि ए धन डी जो होता है वो प्रथम पद होता है। ए का मान दिया है हमको ऋण 2, और इसमें जोड़ देंगे हम 0, तो क्या आएगा हमारा ऋण 2 आएगा। द्वितीय पद या दूसरा पद, दूसरा पद भी लिख सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप द्वितीय पद ही लिखें। फिर यहाँ लिखेंगे ए धन 2 डी, तो हम देखेंगे कि ऋण 2, और 2 का गुणा डी के मान में करेंगे तो डी का मान तो 0 ही है, तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ लिख देंगे ऋण 2 फिर से। फिर यहाँ लिखेंगे हम तृतीय पद, आप लिख सकते हैं तीसरा पद। तो तृतीय पद जो हमारा आया है वो है ए धन 3 डी, तो हम देखेंगे ए का जो मान है वो ऋण 2 है, और डी के मान में हम फिर 3 का गुणा करेंगे तो डी तो 0 ही पड़ा है, तो क्या हो जाएगा, फिर से ऋण 2 आ जाएगा हमारे पास। चतुर्थ पद या चौथा पद हम ज्ञात करेंगे, तो हम देखेंगे कि चौथा पद ज्ञात करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा ए धन 4 डी। तो हम देखेंगे कि ऋण 2 तो यहाँ वैसा का वैसे ही है, 4 का गुणा हम डी में करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर से हमारे पास जो मान है वो आ गया ऋण 2। इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न इसमें दिया हुआ है, चौथा प्रश्न, जिसमें बटे वाली संख्या है
तो मैं उसको हल कर देता हूँ, क्योंकि बटे वाली संख्याओं में क्या है, कई बार दिक्कत हो जाती है। तो ए का मान ऋण 1 है और जो डी का मान है वो 1/2 है। अब हम इसको देखेंगे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। मैं आपको बता दूं कि प्रथम पद तो ये है, लेकिन हमको जो चार पद ज्ञात करने के लिए बोला है उसका प्रथम पद निकाल रहे हैं। तो उसका जो प्रथम पद है वो निकलेगा ए धन डी। तो ए का जो मान है वो ऋण 1 है और डी का जो मान है वो 1/2 है। उसके बाद द्वितीय पद, द्वितीय पद हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए धन 2d। मैं पहले सारे पदों को लिख देता हूँ, उसके बाद आपको हल करके दिखा दूंगा कि इसको किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ 2 लिख लेंगे हम और डी का मान लिख देंगे 1/2। ये हो गया। अब हम देखेंगे इनको हम किस प्रकार से लिखें। तो हमारे पास ऋण का 1 है और धन का 1/2 है। 1 का मतलब तो 1 होता है और 1/2 का मतलब होता है आधा। जब कभी ऐसा प्रश्न आए तो हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ऋण 1 का मतलब तो ऋण 1 हो गया और धन का 1/2 है। ऋण जो संख्या होती है उसको हम इस प्रकार से माने कि यह हमारे ऊपर कर्जा है। ऋण मतलब कर्जा। और धन जो है वो हमारे जेब में है। तो हम देखें कि 1 रुपया हमारे जेब में है और आधा, सॉरी, 1 रुपया जो है वो हमारे ऊपर कर्जा है और आधा रुपया जो है वो हमारी जेब में है। तो जब हम आधा रुपया किसी को चुका देंगे तो हमारे पास आधा रुपया और कर्जा बचेगा। तो हम लिख देंगे आधा मतलब 1/2। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और अगर नहीं तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऋण 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिखें, फिर 1/2 लिखें, 2 का गुना ऊपर करेंगे ये हो जाएगा ऋण 2, फिर 1 का गुना इधर करेंगे तो हो जाएगा 1 और नीचे का गुना नीचे हो जाएगा। तो ऋण 2 में से 1 घटेगा तो ऋण 1 बचेगा और बटे का 2 वैसा का वैसे ही बच जाएगा। तो हम इसको ऐसे याद रखने में ज्यादा आसानी रहेगी कि ऋण 1 हमारे ऊपर, ऋण 1 मतलब 1 रुपये हमारे ऊपर कर्जा है और 1/2 का मतलब आधा होता है। आधा धन है, धन मतलब हमारी जेब में है। तो जब हम आधा रुपया किसी को चुका देंगे कर्जा जिससे हमने ले रखा है तो आधा रुपया हमारे ऊपर कर्जा और बचेगा। अब यहाँ आप देखेंगे 2 से 2 कट गया। अब क्या हुआ है कि 1 रुपया हमारे ऊपर कर्जा भी है और हमारी जेब में भी 1 रुपया है। जब हम क्या करेंगे, 1 रुपया कर्जा चुका देंगे तो हमारे ऊपर कर्जा कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं को हम लिखते हैं गणित की भाषा में 0। इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। तृतीय पद हम ज्ञात करेंगे कि तृतीय पद को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए धन 3d। तो यहाँ आएगा ऋण 1 धन 3 × 1/2। तो हम देखेंगे इसको किस प्रकार हल कर सकते हैं। ऋण 1 धन 3 का 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 3 और बटे में बचेगा 2। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसको ऐसे हल करेंगे। अब देखिए 3/2 का मतलब होता है, छोटी कक्षाओं में आपने कहीं पढ़ा होगा कि 3 में हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 एकम 2 और 3 में से 2 जाएगी तो 1 बचेगा। इसको हम सही तोड़कर इस भिन्न को ऐसा लिखते हैं कि एक ये वाला ऊपर जाता है, ये वाला एक और बटे में जाता है 2। तो इसका मतलब होता है, इसको हम पढ़ते हैं 1 सही 1/2। एक सही का मतलब होता है कि हमारे पास एक रोटी जो है वो सही है पूरी, ये पूरी एक रोटी हमने खा ली। और ये जो साइड में 1/2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमने एक और रोटी ली लेकिन हमने उसका केवल आधा भाग खाया। एक रोटी ली हमने, उसके 2 टुकड़े करे हमने और 2 टुकड़े में से हमने कितना भाग खाया, केवल 1 भाग खाया है। तो इसको बोलते हैं हम 1 सही 1/2। 1 सही 1/2। तो ये 3/2 जो लिखा है ना वो ये लिखा हुआ है 1 सही 1/2। इसका मतलब साधारण भाषा में कहें तो डेढ़, एक और आधा, ये लिखा हुआ है डेढ़। मतलब हमारी जेब में 1.5 रुपया है और हमारे ऊपर कर्जा जो है वो 1 रुपया है। तो जब हम 1.5 रुपया में से 1 रुपया कर्जा चुका देंगे तो हमारे पास आधा रुपया बच जाएगा। आधा रुपया मतलब 1/2 बच जाएगा। इसको हम ऐसा भी हल कर सकते हैं कि ऋण 1 बटे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ लिखेंगे 3/2। 2 का गुना ऊपर होगा ऋण 2 हो जाएगा, 1 का गुना इधर ऊपर होगा 3 एकम 3 हो जाएगा, बटे का बटे में गुणा कर देंगे 2 एकम 2। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी तो 3 में से 2 गई तो 1 बचेगा और बटे में बच जाएगा 2। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना सब करने का परीक्षा में समय होता नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे याद रख लें कि 3/2 का मतलब जो है वो 3 का आधा होता है। 3 का आधा मतलब डेढ़। अब 1.5 रुपया हमारी जेब में है तो 1.5 रुपया हमारी जेब में है, 1 रुपया हम कर्जा चुका देंगे तो हमारे पास आधा रुपया बच जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम चतुर्थ पद। चतुर्थ पद जो हमारे पास आएगा हम लिखेंगे ए धन 4d।
तो हम लिखेंगे ए का जो मान है हमारे पास ऋण 1 है, 4 लिखेंगे और डी का मान रख देंगे 1/2। ये थोड़ा सा आसान है, क्यों? क्योंकि 2 और 4 एक ही पहाड़े में आते हैं। 2 एकम 2 और 4 को हम काटेंगे, 2 दूनी 4। इस प्रकार हमारे पास आएगा ऋण 1 धन 2 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो हो जाएगा 2 एकम 2। अब हमारी जेब में धन है 2 रुपए और कर्जा है हमारे ऊपर 1 रुपए, तो 1 रुपया कर्जा हम चुका देंगे, तब भी हमारी जेब में 1 रुपया धन बच जाएगा और धन की संख्या के आगे चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारा हो गया चतुर्थ पद, ये हो गया हमारा तृतीय पद, ये हो गया हमारा द्वितीय पद और ये हो गया हमारा प्रथम पद। इस प्रकार के जब प्रश्न आ जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमने प्रश्नावली पूरी कर ली, ऐसे प्रश्नों को छोड़ दिया और वो परीक्षा में आ जाते हैं और परीक्षा में जब आते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, तो हमारे 2 नंबर कम हो जाते हैं। जोड़ते तो हम पूरे 70 में 70 नंबर हमारे जोड़ लेते हैं, लेकिन 80 में से 80 जोड़ लेंगे, लेकिन हम जब घर मिलाने बैठेंगे कि 2 नंबर का ये भी छोड़ दिया, 2 का वो भी छोड़ दिया, नंबर कम होते जाते हैं। इसलिए हमको सारे प्रश्नों पर फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रश्नावली में एक दशमलव वाला प्रश्न दिया हुआ है, उसको करते हैं। दशमलव वाला प्रश्न जो है उसमें ए बराबर दिया हुआ है आपका ऋण 1.25। दशमलव के बाद की संख्याओं को अलग अलग पढ़ना चाहिए। ऋण 1.25। उसके बाद जो डी का मान दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है ऋण 0.25। इस प्रकार से हमको 2 मान दिए हैं ए और डी और दोनों संख्याएं ऋण की है। तो हम देखेंगे पहला पद, प्रथम पद को आप लिख सकते हैं, जो चाहे गए 4 पद है उसमें से पहला पद। तो हम देखेंगे ए धन डी होता है पहला पद। ए का मान लिखेंगे हम ऋण 1.25। उसके बाद इसमें हम जोड़ेंगे ऋण की संख्याएं, जब भी आए तो इसको कोष्टक में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऋण 0.5। अब हम देखेंगे कि इन संख्याओं को हम कैसे हल करें। तो दशमलव की संख्याओं को जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि हम इनको कैसा लिखें, रफ में लिख लें कहीं पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रफ कार्य, और मैंने लिखा कि ऋण 1.25 और इसमें जोड़ना है ऋण 0.25। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के नीचे लिखेंगे दशमलव, तो यहाँ लगाया दशमलव और 2.5 के नीचे 2.5। जितने भी अंक है शुरू यहीं से करेंगे, इसी के नीचे से, और लिखते जाएंगे। और इधर वाला अंक इधर वाले अंक के नीचे आएगा। दोनों में ऋण है, आपस में जुड़ेंगे। जोड़कर हम देखेंगे क्या होगा कि 5 और 5 10 की शून्य, हासिल का आएगा 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल का हो गया 5। दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 होगा। अब आपको लग रहा हो कि इसमें भी ऋण है, जोड़ा क्यों? जोड़ा इसलिए कि हमारे ऊपर पहले से 1 रुपया 25 पैसा तो कर्जा है, बाद में हमने और कर्जा ले लिया है। तो जब हम कर्जे के ऊपर कर्जा ले लेंगे तो कर्जा बढ़ेगा, इसलिए हमको जोड़ना पड़ता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब समान चिन्हों की संख्याओं के बीच में धन का चिन्ह लगा हुआ हो तो उनको जोड़ना ही पड़ता है, और दोनों के सामने का चिन्ह लगेगा। तो उत्तर जो हमारा है वो आएगा ऋण 1.50। ये हो गया हमारा पहला पद। उसके बाद लिखेंगे हम दूसरा पद। दूसरा पद दूसरा पद जो हमारा है वो है ए धन 2D। तो हम लिखेंगे ए का मान ऋण 1.25। उसके बाद धन 2 गुना ऋण 0.25। तो हम देखेंगे कि ऋण 1.25 ए का मान है, और 2 का गुना करेंगे हम तो 2 पंजे 10 की शून्य, हासिल का आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5। उसके बाद 2 शून्य शून्य और दशमलव 1 और 1 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। दशमलव का गुणा किस प्रकार से करते हैं वो भी आपको बताता हूँ मैं। इसके लिए अगर आपको वीडियो देखना है तो दशमलव वाले जो चैप्टर कक्षा 7वीं की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हम दशमलव के गुणा भाग करते हैं। अब हम देखेंगे 2 पंजे 10 की शून्य, साधारण गुणा कर रहे हैं, अभी हम दशमलव के चक्कर में नहीं है। 2 पंजे 10 की शून्य, हासिल का आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का हो जाएगा 5। 2 शून्य होता है शून्य। अब हम देखेंगे दशमलव कितने अंक के बाद में है, 1 अंक 2 अंक। तो यहाँ लिखेंगे हम, पीछे से गिनेंगे 1 अंक 2 अंक और लगा देंगे दशमलव। इस प्रकार हमारी एक संख्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। ये संख्या में भी क्या हुआ है कि अलग अलग चिन्हों का गुणा हुआ है, तो अलग अलग चिन्हों का जब भी गुणा होता है संख्या जो है वो ऋण की आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ संख्या को ऋण 0.50 लिखेंगे। ये हमको विशेष ध्यान रखना है कि अलग अलग चिन्हों की संख्याओं का गुणा होता है तो हमेशा ऋण की संख्या आती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1.25, इसमें जुड़ेगा 0.50,
और दोनों में ऋण का चिन्ह लगा हुआ है तो लगा देंगे। जोड़ेंगे, 5 और 0 होता है 5, 2 और 5 होता है 7, दशमलव के नीचे दशमलव, एक में जीरो जुड़ेगा तो एक ही आएगा और चिन्ह दोनों के सामने का लगेगा। तो हम देखेंगे ऋण 1.75 हमारा दूसरा पद आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक जादू हो रहा है। तीसरा पद जादू ये हो रहा है कि हर एक पद में 25-25 पीछे बढ़ता जा रहा है। पहला पद था ऋण 1.25, 25 बढ़ा, 25 जगह हो गया 50, 50 जगह हो गया 75, अब 75 की जगह हो जाएगा 100। तो यहाँ पर संख्या बदल जाएगी। अब हम देखते हैं कैसे बदलेगी। तो A3D लिखेंगे। तो ए का जो हमारा मान है वो है ऋण 1.25 और 3 लिखेंगे। उसके बाद डी का जो मान है वो है ऋण 0.25। तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ लिखेंगे हम ऋण 1.25, यहाँ पर भी ऋण हो जाएगा क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग चिन्ह की है। गुणा करेंगे तो 25 तिया होता है 75, तो 0.75 आ जाएगा। गुणा इसी प्रकार आपको करके देखना है, आसानी से आ जाएगा। अब हम देखेंगे इनको किस प्रकार जोड़ेंगे। तो ऋण 1.25 में हम जोड़ेंगे ऋण 0.75। तो 5 और 5 10 के शून्य, हासिल का आएगा 1, 1 और 2 3 और 7 10, 10 के शून्य, हासिल का आएगा 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, दशमलव के नीचे लगाएंगे दशमलव। तो क्या हुआ कि 25 और 75 मिलकर जब 100 हुआ तो वो 100 का 1 यहाँ पर आ गया। तो 1 और 1 हो गया हमारा 2। तो हमारा जो अगला पद है वो हो गया 2.00। चौथा पद हम निकालेंगे। तो चौथा पद निकालना बहुत आसान हो गया है। इसमें क्या होगा, 25 और जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ऋण 2.25। इसको आप निकाल कर देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इस प्रकार दशमलव वाले प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक एपी समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी को बोलते हैं। तो एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला प्रश्न, हमको इसमें ज्ञात करना है प्रथम पद, प्रथम पद तथा सार्व अंतर, सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया हुआ है 3, फिर दिया है 1, फिर दिया है ऋण 1 और फिर दिया है ऋण 3। तो हम देखेंगे प्रथम पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको पिछले प्रश्न को भूलना पड़ेगा क्योंकि हमने वहां प्रथम पद में A-D लिखा था। वहां इसलिए लिखा था हमने A-D क्योंकि हमको जो दिया हुआ पद है उसके बाद का प्रथम पद निकालना था। थोड़ा पीछे चलेंगे फ्लैशबैक में और इधर चलेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है उसमें पहला पद जो है वो A है, दूसरा पद A-D है। तो हमने जो प्रश्न अभी हल करे उसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमने पहला पद हमको दे रखा था A, फिर हमको जो 4 पद उसने ज्ञात करने के लिए बोला उसमें हमने जो पहला पद ज्ञात करा वो A-D है। क्योंकि अगला पद जो क्या आता है, A-D आता है, फिर A-2D आता है, A-3D आता है। इसी प्रकार हमने A-2D, A-3D, A-4D हमने ज्ञात किए यहाँ पर। तो हमको पहला पद जो है वो श्रेणी जो दी रहती है उसी का पहला पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर 2 है तो श्रेणी का जो पहला पद है वो 2 कहलाएगा। तो हम यहाँ पर इन प्रश्नों में जो पिछले प्रश्न हमने करे उससे थोड़ा सा अलग हमको सोचना पड़ेगा। प्रथम पद जो है वो होता है A, और A जो है वो पहला जो प्रश्न में पहली संख्या जो दी हुई है वही हमारा उत्तर है। तो ये हो गया पहला पद। फिर लिखेंगे हम सार्व अंतर। तो हम देखेंगे सार्व अंतर किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम देखेंगे सार्व अंतर जो होता है वो दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर निकलता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरे पद को A2 और पहले पद को A1, और फिर लिखेंगे यहाँ पर A2 का मतलब है 1 और A1 का मतलब है 3। अब क्या है, ऋण की संख्या 3 है, धन की संख्या 1 है। फिर हम वापस चलेंगे वहीं पर। तो 3 रुपए हमारे ऊपर कर्जा है और 1 रुपए हमारी जेब में है। धन मतलब हमारी जेब में पैसा है, 1 रुपए हम दे देंगे कर्जे वाले को
तो हमारे ऊपर 2 रुपये कर्जा और बच जाएगा, और कर्जे का चिन्ह क्या होता है, ऋण। तो इस प्रकार हमारे पास जो डी का मान निकल कर आ गया है वो क्या है, डी का जो मान निकल कर आ गया है वो है ऋण 2। सार्वंतर को हम डी से लिखेंगे। एक और प्रश्न देखेंगे, एक और प्रश्न देखेंगे, ऋण 5, ऋण 1, 3 और 7, आगे श्रेणी चल रही है। तो हम देखेंगे इसमें प्रथम पद कैसे याद करेंगे। प्रथम पद या पहला पद कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा प्रश्न में पूछा है वैसा ही लिखना चाहिए। प्रथम पद बोला तो प्रथम पद लिखे, पहला पद बोला है तो पहला पद लिख दें। ए बराबर जो है प्रश्न में जो हमको दिया हुआ है पहले नंबर पर, वो ही हमारा ए है। उसके बाद हम लिखेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर जो होता है उसको डी से दर्शाते हैं, और इसको हम निकालते हैं A2 - A1। कोई सा भी दूसरा पद दूसरा पद ले लो, उसमें से पहला पद घटा दो। A3 में से A2 घटा सकते हैं, A4 में से A3 घटा सकते हैं, तब भी डी का मान वही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डी बराबर, सबसे पहले लिखेंगे ऋण 1, फिर लगाएंगे सूत्र वाला ऋण, उसके बाद हम A1 का मान लिखेंगे ऋण 5। अब देखिए इसमें क्या जादू है, यहाँ पर तो हम ऋण 1 वैसा का वैसा लिख देंगे। अब यहाँ पर ऋण चिन्ह जो है वो 2 बार आ गया है, और कोष्टक में कोई संख्या लिखी रहती है तो इसका मतलब ये होता है कि बाहर वाले चिन्ह का अंदर गुणा हो रहा है। जब भी 2 बार ऋण चिन्ह आ जाए तो संख्या का चिन्ह बदल जाता है और ये हो जाएगा धन। अब हमारे पास जेब में 5 रुपए है, और 5 रुपए के बाद में 1 रुपए हमारे ऊपर कर्जा है, तो क्या होगा, 1 रुपया कर्जा हम चुका देंगे तो हमारे पास 4 रुपया जेब में और बच जाएगा। इस प्रकार डी का मान इस प्रश्न में 4 हो जाएगा। एक बार और देखेंगे, पहला पद हमारा ऋण 5 हो गया, डी का सूत्र होता है A2 - A1। हम लिखेंगे डी बराबर A2 का मान ऋण 1 लिखा, ऋण चिन्ह लगाया सूत्र का, और A1 का मान लिख दिया हमने ऋण 5। हम देखेंगे ऋण 1 वैसा का वैसे ही, ऋण चिन्ह जब भी 2 बार दिख जाए तो हम उसको धन बदल देंगे, और 5 का 5, 5 में से 1 गई 4, सीधा सीधा। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है इसमें, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो हमको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रथम पद। प्रथम पद जो है वो होता है ए, और ए का मतलब होता है जो सबसे पहले नंबर पर दिया हुआ है। पहला पद निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है सार्व अंतर। तो हम सार्व अंतर याद करेंगे, सार्व अंतर को डी से दर्शाते हैं, और ये होता है A2 - A1। अब हम देखेंगे किस प्रकार से याद करेंगे। तो डी बराबर A2 का जो मान है वो है 5/3, और जो A1 का मान है वो है 1/3। तो हम देखेंगे डी बराबर, बटे की संख्या अगर एक जैसी हो तो बटे की लाइन खींच के जो नीचे वाली संख्या है उसको एक बार लिख देते हैं। ऊपर की संख्या को लिखेंगे चिन्ह सहित, 5 - 1। तो हम देखेंगे कि जो डी का मान है 5 में से 1 घटेगा तो यहाँ बच जाएगा 4, और बटे में आएगा 3। तो इस प्रकार 4/3 जो है वो हमारे डी का मान आ गया। हम देख भी रहे हैं कि इसमें ऊपर 4 4 का डिफरेंस दिख रहा है, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13। नीचे की संख्या 3 तो एक जैसी है। इस प्रकार हम ए और डी के मान निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आप इनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चौथा प्रश्न जो दिया हुआ है वो दशमलव वाला है, उसको मैं करता हूँ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसमें हमको बताना है पहला पद। तो यहाँ हम लिखेंगे पहला पद। पहला पद जो होता है वो जो पहले नंबर पर दिया है वो पहला पद, तो 0.6 हो गया। उसके बाद निकालेंगे हम सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया पिछले प्रश्न में, कि हम इसको डी से दर्शाएंगे, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर देंगे। तो डी बराबर जो है, दूसरा पद हमारे पास है 1.7, इसमें से हमको माइनस करना है 0.6 को। तो हम देखेंगे डी बराबर जो है, देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है, तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 बच जाएगा, दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा, और 1 में से 0 घटेगा तो 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये घटा दिया, 7 में से 6 गई, 1 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, 1 में से 0 घटा तो 1 आ गया। इस प्रकार हमारा आ जाएगा डी का मान
1.1। तो उत्तरों को हम इस प्रकार से बॉक्स में बंद भी कर देना चाहिए। अगर मैं कहीं भूल गया हूँ तो आप जरूर करें, क्योंकि क्या होता है कि हम बॉक्स में उत्तरों को बंद कर देते हैं तो ये कहीं भागते नहीं का मतलब जो चेक करने वाला है उसकी नज़र सीधी बॉक्स पर जाती है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। अब हमको चेक करना है कि जांच कीजिए निम्न श्रेणी, या तो लिखेगा समांतर है, समांतर श्रेणी है, या लिख देगा आपको वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये हमको जांच करना है। एपी बोले तब भी समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी बोल दे तो वो तो फिर दिख ही जाएगा आपका। अब यहाँ पहला प्रश्न लिखेंगे हम। पहला प्रश्न लिखेंगे 2, 4, 8, 16 श्रेणी चल रही है। इसको हम ऐसे बगैर देखे, मतलब कोई भी अगर साधारण गणित पढ़ने वाला बच्चा भी होगा वो बता देगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखिए, 4 में से 2 गई, कितना बचेगा 2। और 8 में से 4 की कितना बच जाएगा 4। और 16 में से 8 की कितना बच जाएगा 8। इसका मतलब प्रत्येक जगह पर जो है इनका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो समांतर श्रेणी में है ही नहीं। समांतर श्रेणी में अगर कोई संख्या होती है, जैसे मैंने सबसे शुरू में आपको बताया था कि समांतर श्रेणी में अगर कोई संख्या होती है तो उसका ये डिफरेंस जो है हमेशा बराबर होता है। तो 2 और 5, तो 5 में से 2 गई 3, 8 में से 5 गई 3, 11 में से 8 गई 3, 14 में से 11 गई 3। हर बार जो है बीच की संख्या घटाने पर सेम आना चाहिए। इसमें नहीं आ रही है तो हम लिख देंगे ये समांतर श्रेणी में नहीं है। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे? अगर ये 3 नंबर में आ गया तो यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे प्रथम सार्वंतर, प्रथम सार्वंतर बराबर द्वितीय सार्वंतर, द्वितीय सार्वंतर D1 D1 बराबर D2 होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे पहले। दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, और फिर तीसरे पद में से घटाएंगे हम दूसरा पद। डायरेक्ट यहाँ से भी आप लिख सकते हो। अगर इतनी पिक्चर आपको याद नहीं रहे तो आप डायरेक्ट लिख दो, दूसरे में से पहला घटा के यहाँ लिखा और तीसरे में से दूसरा घटाकर यहाँ लिखा। तो दूसरा पद देखेंगे हम 4 है, पहला पद हमारा 2 है, यहाँ देखेंगे 8 है, और यहाँ देखेंगे 4 है। अब हम देखेंगे कि 4 में से 2 गई तो बचेगा 2, और 8 में से 4 जाएगी तो बच जाएगा 4। और 2 और 4 की फोटो एक जैसी नहीं है तो हम बराबर को काट देंगे और लिख देंगे D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए श्रेणी AP में या समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। दूसरे में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, अगर दोनों बराबर आ जाए तो है, बराबर नहीं आए तो नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हो सकता है दूसरा प्रश्न हमको जो दिया है वो आ जाएगी है। लिखेंगे यहाँ नंबर 2, 2 5/2, 3 7/2। हम देखेंगे किस प्रकार से इसको हल करेंगे, एपी में है या नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे D1 बराबर होना चाहिए हमारा D2। D1 निकालते हैं हम, A2 में से A1 घटाएंगे, और D2 निकालेंगे हम A3 में से A2 घटाएंगे। मतलब दूसरे में से पहला घटाएंगे और यहाँ तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। लगातार 2 पद हमको घटाना है। तो हम देखेंगे कि जो A2 है वो है 5/2। 5/2 मतलब 5 का आधा, 5 का आधा मतलब 2.5, ऋण पहला पद लिखेंगे 2। उसके बाद A3 हमारे पास है 3, और A2 लिखेंगे 5/2। तो हम देखेंगे 2.5 में से 2 जाएगा तो आधा बचेगा। भाई 2.5, 5/2 मतलब क्या, 5/2 का मतलब 2.5। कैसे 2.5 का पता लगा लो, 5 में हमने 2 का भाग दिया, 2 दूनो 4, एक बचा। तो इसको लिखेंगे 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। तो 2 सही है, 2 अक्खी रोटी खा ली हमने और ये आधी रोटी खाई।
तो क्या हो गया, 2 और आधा 2.5। तो क्या हुआ, ये 2.5 जो था उसमें से 2 हमने किसी को दे दिया, तो कितना बचा हमारे पास, आधा। ऐसे ही यहाँ पर 3 है और ये है 2.5, तो 3 में से 2.5 जो चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर भी आधा। इसका मतलब दोनों D1 D2 हमारे पास बराबर आ गए, तो ये AP में है। यहाँ लिख देंगे उत्तर। उत्तर में लिखेंगे दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी AP में या समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो कठिन प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक 5वां प्रश्न है, करनी वाला है, तो 3, फिर 3 धन करनी 2, फिर 3 धन 2 करनी 2, फिर है 3 धन 3 करनी 2। इसमें देखेंगे हम हल, लिखेंगे D1 बराबर D2। D1 का जो मान है वो आता है A2 माइनस A1। आप यहाँ ऊपर लिख भी सकते हैं, यदि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो D1 बराबर D2 होगा, ऐसा। लास्ट में उत्तर लिखे रहे हैं अपन, A2 माइनस A1, और यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2। तो जो A2 का मान है वो ये है, 3 धन करनी 2, ऋण लगाएंगे। A1 का जो मान है वो है 3, बराबर A3 का जो मान है वो है हमारे पास 3 धन करनी 2, उसके बाद ऋण लगाएंगे। A2 का जो मान है वो है हमारे पास 3 धन करनी 2, A3 का जो मान था हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ पर 2 भी लिखना है। A3 का जो मान है वो है 3 धन 2 करनी 2, ऋण लगाएंगे। A2 का मान रखेंगे 3 धन करनी 2। अब हम देखेंगे कि ये 3 धन का, ये 3 ऋण का चला जाएगा, यहाँ पर केवल करनी 2 बचेगा। इधर देखेंगे, पहले इसको एक बार उतारेंगे, 3 धन 2 करनी 2, इस ऋण चिन्ह के कारण अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये 3 ऋण का हो जाएगा और करनी 2 भी ऋण का हो जाएगा। इधर की पिक्चर खत्म हो गई है, इसको उतारते चलेंगे। ये 3 से 3 घट गया, कुछ बचा नहीं। 2 करनी 2 में से यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखा रहता है, 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 घटेगा तो 1 करनी 2 बचेगा। 1 करनी 2 बचेगा, इसका मतलब करनी 2 बराबर हो गए। इसका मतलब ये भी AP में है। लिखेंगे उत्तर। उत्तर में लिखेंगे दी गई श्रेणी AP में या AP में या समांतर श्रेणी है। इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको प्रश्न को व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित प्रश्न हल करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर अगर आपको पूरे होना तो आपको लिखना भी पूरा पड़ेगा। अगर हम पूरा नहीं लिखेंगे तो नंबर भी हमको उसी प्रकार शॉर्टकट में मिलेंगे जिस प्रकार हमने शॉर्टकट में प्रश्न को किया है। उसके बाद कठिन प्रश्न इसमें दिख नहीं रहे हैं। फिर देखेंगे एक प्रश्न दिया हुआ है, 8वां प्रश्न, जिसमें लिखा है ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, और ये चलते जा रही श्रेणी। इसको देखेंगे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। हमको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम देखेंगे ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, सभी ऋण 1/2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे D1 बराबर D2। तो हम देखेंगे D1 का मान है हमारे पास, हम लिखते हैं A2 माइनस A1, और यहाँ हम लिखते हैं A3 माइनस A2। लगातार 2 पर, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा घटा दिया हमने। तो हम देखते हैं A2। A2 का मान हमारे पास है ऋण 1/2, फिर लगाएंगे ऋण। A1 का मान भी हमारे पास है ऋण 1/2। ऋण की संख्या जब भी दिखे उसको कोष्टक में लिखना चाहिए। ये भी ऋण 1/2 और ये भी ऋण 1/2। तो हम देखेंगे ये ऋण 1/2 अपनी जगह पर वैसा का वैसे ही, ऋण चिन्ह 2 बार हो गया, ये धन का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये ऋण 1/2, यहाँ ऋण चिन्ह 2 बार हो गया, ये भी धन का 1/2 हो जाएगा। आधा रुपया हमारे ऊपर कर्जा है, आधा रुपया हमारे जेब में पड़ा है, दे दिया कर्जा हमें, हो गया 0। यहाँ पर भी आधा रुपया हमारे कर्जा है हमारे ऊपर, आधा रुपया हमारे जेब में पड़ा है, दे दिया कर्जा, कोई कर्जा नहीं, नगद नारायण हो गए, बच गया 0 0।
तो ये हो गया हमारे पास 0 0। तो लिख देंगे उत्तर। उत्तर में हम लिखेंगे दी गई दी गई श्रेणी एपी या समांतर श्रेणी है। इस प्रकार बहुत ही सरल प्रश्न है, और परीक्षा में अगर पूछे जाए तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही आसान प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन करनी वाला है, इसलिए मैं कर देता हूँ, क्योंकि करनी वाले प्रश्नों को अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे करनी 2, करनी 8, करनी 18 और करनी 32। सबसे पहले इस प्रश्न को थोड़ा सा बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। करनी 2 तो करनी 2 है। करनी 18 को मैंने लिख लिया 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 दूनी 18। ये करनी 8 दिया हुआ है। करनी 8 को हम लिख देंगे ऐसा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसके बाद करनी 18 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 दूनी 18। और करनी 32 बहुत ही पॉपुलर संख्या है, 2 को 5 बार लिखना पड़ता है। 2 को हम लिखेंगे 5 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये कहाँ से आया अगर आपको देखना है तो जो पहला पार्ट कक्षा 10वीं का मैंने पढ़ा जिसमें गुणनखंड निकालना है हमको, तो गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं, एचसीएफ एलसीएम निकालने के नाम से वो वीडियो डला हुआ है, आप उसको जाकर जरूर देखें, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हम जमा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा करनी 2। यहाँ से जिसका जोड़ा बन गया वो आ जाएगा बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रहेगा अंदर। तो ये हो गया हमारा 2 करनी 2। जोड़ा बनने के बाद एक ही बाहर आता है। यहाँ अंदर एक और एक दो व्यक्ति है, लेकिन जोड़ा जो है वो एक शब्द है, तो वो एक ही संख्या बाहर आएगी। ऐसा यहाँ भी देखेंगे, इनका बना जोड़ा, तो ये एक संख्या आ गई बाहर, और यहाँ पर दो अंदर रह जाएगा, इसका जोड़ा नहीं है। यहाँ एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो यहाँ से दो बाहर, यहाँ से दो बाहर, और इसका जोड़ा नहीं बना, बैचलर है, तो ये अंदर हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ करनी 2, यहाँ 2 करनी 2, यहाँ 3 करनी 2, और यहाँ 2 दोनों 4 करनी 2। दिखने में सवाल भूत प्रेत दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर हल करने के बाद अब आसान दिखने लग गया है। अब यहाँ हम देखेंगे D1 बराबर हमारा आना चाहिए D2। D1 का जो मान है वो है A2 माइनस A1, और D2 का जो मान है वो है A3 माइनस A2। उसके बाद A2 का जो मान हमारे पास है वो है 2 करनी 2। उसके बाद A1 का जो मान है वो है करनी 2 बराबर A3 का जो मान है वो है 3 करनी 2, और A2 का जो मान है वो है 2 करनी 2। तो हम देखेंगे हो ही गया यहाँ पर। 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 घटेगा, तो यहाँ बचेगा 1 करनी 2। यहाँ 3 में से 2 घट जाएगा, तो केवल करनी 2 ही बचेगा। ये भी एपी में है, उत्तर लिख देना आपने, एपी में है या समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं एक और करनी वाला प्रश्न है, और एक वर्ग दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है ए ए वर्ग A की घात 3 A की घात 4। तो हम देखेंगे हल कैसे करेंगे इसको। तो हम देखेंगे पहला प्रश्न जो है, इसमें लिखेंगे हम D1 बराबर D2, तो A2 माइनस A1, और यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2। A2 का जो मान है हमारे पास वो है A वर्ग, और A1 का जो मान है हमारे पास वो है A3 का जो मान है हमारे पास A की घात 3 है, और A2 का जो मान है वो है A वर्ग। तो हम इनको ये समझे कि ये बकरी है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये हाथी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक घात है, यहाँ दो घात है, इनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे हम इसको ऐसा देखें कि कहीं 2 लिखा हुआ है, 2 का वर्ग लिखा है, 2 की घात 3 लिखी है, और 2 की घात 4 लिखी है, तो इनका मतलब अलग अलग है। इसका मतलब 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 16 है, तो ये सब अलग अलग है। तो हम इनको अलग अलग संख्याएं मानकर चलें। तो क्या है, संख्याओं में संख्याएं घट जाती है, लेकिन जो बीजगणित होता है उसमें ये नियम होता है कि अगर घातें बराबर है तो ही हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो इनको न तो हम जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। तो ये जैसा दिया है वैसा ही
लिखा जाएगा और ये बराबर नहीं है तो हम इसको काट देंगे, लिख देंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है या समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, दो में से एक घटाकर एक लिख दिया, चार में तीन घटा के लिख दिया। घाते नहीं घटते, घाते हैं भाग करने में घटती है, भाग थोड़ी कर रहे हैं हम, तो घटा रहे हैं। तो थोड़े नियम हमको बीजगणित के भी आना चाहिए। छोटी कक्षाओं में वीडियो डले हुए हैं, उसमें बीजगणित के बहुत सारे नियम पढ़ाते हैं, उसमें आप देख भी सकते हो जाकर, अगर आपको समय मिले तो। और कहीं डाउट हो तो डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। उसके बाद एक और करनी वाला प्रश्न है, उसको हम देखेंगे कि करनी 3, करनी 6, करनी 9, करनी 12, आगे श्रेणी बढ़ रही है। तो हम देखेंगे, इस प्रश्न को पहले थोड़ा सा बनाते हैं। यहाँ तो है करनी 3, और अगर हम इसको 2 या 6 लिखेंगे, न 2 का जोड़ा बनेगा ना 3 का जोड़ा बनेगा, तो इसको वैसा का वैसे ही रहने दो। ये 9 जो लिखा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं 3 गुणा 3, और जो 12 है उसको लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अगर नहीं समझना ऐसा कर सकते हैं, 12 में आखिरी का अंक 2 है, मतलब 2 के पहाड़े से जाएगा इसका भाग। 2 के पहाड़े में 6 बार में 12 आता है, फिर 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 आता है, फिर 3 के पहाड़े में 1 बार में 3 आता है। तो 2 2 और 3 तो लिख दिया 2 2 और 3, इसी का जोड़ा बना है, और एक इधर जोड़ा बना है। तो हम देखेंगे ये तो वैसे ही रहेगा भाई साहब, ये करनी 6 वैसा का वैसे ही, यहाँ जोड़ा बन गया और पूरा जोड़ा ही बाहर आ गया। यहाँ पर जोड़ा बाहर आ जाएगा, जो बच गया वो अंदर है। अब हम देखेंगे कि D1 बराबर देखेंगे D2, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो हम देखेंगे A2 का जो मान है वो है करनी 6, A1 का जो मान है वो है करनी 3, A3 का जो मान है वो है 3, और A2 का जो मान है वो है करनी 6। तो क्या होता है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो कि करनी 3 ऋण करनी 3, तो ये आपस में घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। कहीं अगर लिखा हुआ है करनी 5 धन करनी 5, दोनों जुड़ जाएंगे, 2 करनी 5 हो जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा लिखा है 2 धन करनी 5, तो इसको जैसा लिखा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या और ये संख्या अलग अलग होती है, और इन संख्याओं को हम जोड़कर इसी प्रकार से लिख सकते हैं, या घटाना हो तब भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। और करनी के अंदर अलग अलग संख्याएं, तो इनको भी हम आपस में जोड़ नहीं सकते। तो करनी 6 में करनी 3 नहीं जुड़ेगा, नहीं घटेगा, और 3 में से करनी 6 भी नहीं घटेगा, इसलिए हम इस बराबर को काट देंगे और लिख देंगे एपी में या समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्नावली थी हमारी, इसको हमने करा। एक प्रश्न आपका और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। इस एक प्रश्न के बाद में आपकी जो प्रश्नावली है वो फिनिश हो जाएगी। तो प्रश्न हमारा जो बचा हुआ है वो है 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 2। हम पहले इस प्रश्न को बना लेते हैं। 1 की घात 2 का मतलब 1, 3 की घात 2 का मतलब 3 तिया 9, 5 की घात 2 का मतलब पचम 25, और 7 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 49। ऐसा प्रश्न आए तो इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। D1 का मान D2 के मान के बराबर आना चाहिए। D1 जो है हमारा A2 माइनस A1 है, और ये जो है वो A3 माइनस A2 है। तो हम देखेंगे A2 का जो मान है वो है 9, और A1 का जो मान है वो है 1, A3 का मान जो है वो है 25, और A2 का जो मान है वो है 9। तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 है, और 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 है। 8 और 16 तो मेरे को तो बराबर नहीं दिख रहे हैं, लिख देंगे बराबर नहीं है। तो दी गई श्रेणी एपी में या समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार बहुत ही सरल प्रश्न है, और आसानी से समझाने का प्रयास किया है। आप इनको बार बार करके देखें तो प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएंगे,
परीक्षा में आते हैं इसमें से प्रश्न, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। इसके प्रश्नों को आप एक बार दो बार जरूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अगर हमको समझ में आने भी लग गए हैं तो एक बार पूरे प्रश्न जरूर देखें, क्योंकि दिमाग में एक बार इमेज बन जाती है तो परीक्षा में अगर हम आंख बंद करके देखते हैं तो हो सकता है वो प्रश्न हमको हमारी मेमोरी में कहीं रहे तो उसकी पिक्चर हमारे सामने आ जाए। इसलिए प्रश्नों को देखना बहुत जरूरी है। आप देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक